कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो? आज हमारी सेकंड क्लास है किसकी? डस्ट ऑफ स्नो की। आज हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। किसके? डस्ट ऑफ स्नो के। और परीक्षा बोर्ड के अनुसार मैं आपको सारी चीजें पीवाईक्यू भी लेकर आया हूँ आपके लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो हमने कल भी थोड़े से करे थे, लेकिन आज और प्रैक्टिस करेंगे। आज तो बिल्कुल पूरा चैप्टर हम फिनिश ही कर देंगे करके। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट कर दो। कमेंट कर दो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक हार्ट कमेंट कर दो। मैं हूं आपका कियान सर। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, जैसे कि आपको पता है, हमारे बड़े भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम लिखी है। किसने लिखी है? हमारे बड़े भाई ने। किसने लिखी है? हमारे बड़े भाई ने। ठीक है, वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं अब ये इस तरीके से मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ चीजों से वो चीजें याद रह जाएं। कौन सी चीजों से? ये छोटी छोटी चीजों से, मजाकिया चीजों से आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम याद रह जाए, ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी दिक्कत नहीं आए कि यार आप वहां पर जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको यार याद आ जाए, यार हमारे बड़े भाई, हाँ कि आंसर ने बोला था कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है, आ भी सकता है एग्जाम में। लॉन्ग आंसर पे डायरेक्ट चले क्या हम लोग? डायरेक्ट लॉन्ग आंसर पे चलें, या एक बार छोटी सी समरी एक बार और मैं बता दूं? 1-2 मिनट में बता दूं क्या? चलिए बता देता हूं। ये जो ट्री हमारे को दिख रहा है, ये क्या है? ये कौन सा ट्री है? कौन सा ट्री है ये? कल ही तो बताया था, भूल गए क्या? कौन सा ट्री है ये? हेमलॉक ट्री। क्या है? हेमलॉक ट्री है। कौन सा ट्री है? हेमलॉक ट्री है। और इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? इसके ऊपर बैठा हुआ है कौवा। क्या बैठा हुआ है? एक कौवा। ठीक है, ये बैठा हुआ है हमारा कौवा। और इनके नीचे कौन खड़े हैं? हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं। कौन खड़े हैं? हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, जिनका क्या नाम बताया अभी मैंने आपको? अभी बताया था ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये कौन खड़े हैं? हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इस पोएम में क्या होता है? इस पोएम में क्या होता है? हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो चलते रहते हैं और हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़े होते हैं। जैसे ही वो उस ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं, ऊपर से एक कौवा, जो कि क्रो, वो क्या करता है? शूक डाउन द स्नो। शूक डाउन मतलब कि अपने पर को हिला के, और वो शूक करता है मतलब हिलाता है। उसके पर पंखों की वजह से ये जो पत्तियां होती है पेड़ की, ये हिलती हैं। हिलती हैं तो क्या होता है? स्नो गिरती है ऊपर से। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फाइन स्नो किस पे गिरते हैं? हमारे बड़े भाई रॉबर्ट पे। ठीक है, तो उनका जो मूड होता है वो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। ड्रास्टिकली मतलब अचानक से, अचानक एकदम सरप्राइजिंगली चेंज हो जाता है। ठीक है, उनका पहले मूड कैसा था? सैडनेस से भरा हुआ था, उदासी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर स्नोफॉल गिरती है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जैसे उनके पास उनके ऊपर फॉल करते हैं, उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक नेचर का संकेत था कि यार अपने अपने जो बचा हुआ दिन है उसको बचा लो। ठीक है, हम अब लॉन्ग आंसर की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। दिख रहा है आप सभी को? सभी को दिख रहा है? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाह यार सर, नई बात बता रहे हो आप तो। चलो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। सेंट्रल आइडिया मैंने आपको अभी बता दिया, नीचे समरी में बता दिया था। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या है? द सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? व्हाट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहली बात ही वो बोल रहा है कि आप तो बस सेंट्रल आइडिया लिख दो। आप तो बस सेंट्रल आइडिया लिख दो। सेंट्रल आइडिया मतलब
जो भी पूरी पोयम है उसका एक आइडिया तो होगा ना। मतलब अब अगर आप स्कूल जाते हो तो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि आपको एग्जाम में पास होना है और पढ़ना भी पड़ेगा और अपना फ्यूचर भी बनाना है, तो इस चीज का सेंट्रल आइडिया होगी। तो ऐसे ही इस पोयम का मोटिव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, डायरेक्टली हमसे वही पूछा है। अब चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और हमें इसमें कम से कम 75 वर्ड से ज्यादा लिखना पड़ेगा, 75 वर्ड से ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको और ज्यादा लंबे में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is that even a small and simple movement in nature can bring a big positive change in our lives। सबसे पहले हमने जो हमसे पूछा है वही हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये 3 लाइन पढ़ के ही एग्जामिनर आपको हो सकता है कि पूरे नंबर दे दे। इसके बाद भी हमें लिखना है क्योंकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा है हम लोग वो लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया। ये पूरा समझ लिया आपने, सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं और आसानी वाली चीजें हैं, मूवमेंट्स हैं, किसके, नेचर के, उसके थ्रू भी हमें पॉजिटिव चेंज मिल सकता है। एक सकारात्मक जो हमारे जीवन में चेंज हुआ वो भी हमें किससे मिल सकता है, छोटी छोटी और सिंपल सिंपल चीजों से भी मिल सकता है। किसकी चीजों से, नेचर की चीजों से। ठीक है, पूरा सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया इस पोएम का। इसके आगे क्या लिखे हैं, लिखते हैं अपन, द पोएम वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। अब इसके आगे हमको है ना थोड़ा सा जो पोएम में हमें दे रखा है, बाकी की चीजें जो हमें पोएम में दे रखी हैं, क्वेश्चन आंसर को बड़ा करने के लिए हम लोग वो सारी चीजें लिख देंगे। द पोएम वॉज फीलिंग वेरी, द पोएट, सॉरी, द पोएट कौन, हमारे रॉबर्ट जी। द पोएट वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड बिलीविंग हिज एंटायर डे वॉज वेस्टेड। हमने पोएम में पढ़ा था, हमने पोएम में पढ़ा था, है ना, उसका दिन वेस्ट होने से बच गया है। उसके बाद में हमने वही लाइन लिख दी है, द पोएट वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड बिलीविंग हिज एंटायर डे वॉज वेस्टेड। उसको लग रहा था कि मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब मैं आपको इतने पूरे अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी ही याद कर लें। ठीक है, और याद करने का मैंने तरीका आपको बताया था, इसको 10 बार पढ़ना है, 5 बार स्लो, फिर रिकॉल करना है, फिर 5 बार और पढ़ना है, फिर 1-2 बार अपनी रफ कॉपी में लिख के जरूर देखना है, लिख के जरूर देखना है, क्योंकि जब हमारे हाथ चलते हैं तो बात सीधे दिमाग तक पहुंचती है। ठीक है, हाउएवर व्हेन अ क्रो shook द फाइन स्नो, shook डाउन द फाइन स्नो, shook डाउन फाइन स्नो, shook मतलब मैंने आपको बताया था हल्का सा ऐसा फड़फड़ाना। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, कल सारी चीजें मैंने आपको, कल वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बताया था शूक का मतलब। ठीक है, हल्का सा ऐसा हिलाना, शूक डाउन फाइन स्नो ऑन हिम फ्रॉम अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री। पॉइंट याद रखना, किसने किया है, क्रो ने किया है, और किस पे बैठा हुआ था क्रो, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था क्रो। ठीक है, हेमलॉक ट्री कौन सा ट्री होता है, एक पॉइजनस जहरीला पेड़ होता है। कौन सा पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है। हिज मूड इंस्टेंटली रिफ्रेश्ड, नेचर हील्ड हिज सैडनेस एंड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे। पूरे उसमें, पूरी पोएम में एक बात करी हुई है ना, बहुत आसान है, उसका दिन बचाने के लिए उस नेचर ने बातें घुमा के लिखी है आंसर बड़ा करने के लिए। आपको ऐसा एज इट इज याद करना है, और बहुत इजी लैंग्वेज मैंने पूरी यूज कर रखी है आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है। ठीक है, जितने जितने पोयम में वर्ड्स है ना हमारे पास में, वही मैंने यूज करके इस आंसर को बनाया है ना। बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। 5-6 बार पढ़ने की जरूरत है और 1-2 बार लिखने की जरूरत है, आपको याद हो जाएगा। फ्रॉम बीइंग रूइंड, रूइन मतलब क्या होता है, रूइन मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, है ना, रूइन कर देना। द पोएम टीचेस अस दैट नेचर हैज द पावर टू अपलिफ्ट आवर स्पिरिट्स एंड ब्रिंग जॉय थ्रू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। अनएक्सपेक्टेड मतलब उसको पता तो नहीं था, नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एकदम अचानक हुआ, तो अचानक को क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं।
है ना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, उसके साथ में एक अचानक से ऐसी कोई घटना हो गई कि उसका एकदम से मूड चेंज हो गया। ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको पूरी शेयर कर दूंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। ये एक हमने जैसे लेंचो वाले चैप्टर में किया था, एक लॉन्ग आंसर मैंने आपको दिया था, उसी को याद करना था, पूरा चैप्टर उसी के अंदर मैंने कवर कर दिया था। सेम एज इट इज मैंने इसके अंदर भी किया है, पोयम के अंदर भी किया है। एक लॉन्ग आंसर में आपका सारा काम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट सर? सर क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा 22 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो इस पे। 22-24 में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपकी आने वाली एग्जाम में ये बैठ जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, जो छोटी छोटी कण है स्नो की वो क्या है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो वैसा ही हमें आंसर करना है। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। यहाँ पे हमने एक आंसर खत्म कर दिया। जो हमसे पूछा है सिर्फ उतना ही बताना है। अगर सर ने आपको बोला है कि गुलाब और कमल लेके आना है, तो आपको लिली के फूल्स फ्लावर्स नहीं लेके आना है, ठीक है। आपको गुलाब और कमल ही लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द पोएट हैज चेंज हिज मूड। पोएट जो हमारे बड़े भाई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड कैसे चेंज हुआ। द सॉफ्ट फॉल ऑफ स्नो, बहुत कोमल जो बॉल होती हैं स्नोफॉल, अगर कुछ बच्चों ने स्नोफॉल देखी होगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इस साइड गए होंगे, तो उन्होंने स्नोफॉल भी देखी होगी। स्नो जब नीचे बिछ जाती है पूरी गिरने के बाद में, उसको उठा के हम जो बॉल बना के मारते हैं खेलने के लिए, तो वो जो बॉल जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। हमारे जो फ्रिज में बर्फ जमती है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो हार्ड होती है, वो आइस होती है। लेकिन ये क्या है, स्नो है। स्नो बहुत सॉफ्ट होती है ना, और बहुत मुलायम कोमल कोमल होती है। ड्रॉप ऑन द पोएट बाय क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री चेंज हिज मूड। जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको सिर्फ वैसा ही बताना है, सिर्फ वही बताना है, ठीक है। समझ में आ गया? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन और टाइनी पार्टिकल्स हैं स्नो के। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। वो स्नो जब गिरी, किसके थ्रू गिरी, क्रो के थ्रू गिरी। कहां से गिरी? हेमलॉक ट्री से गिरी, तो उसका मूड चेंज हो गया। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, है ना, अभी हमने पढ़ा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कब आ चुका है, कब आ चुका है? 2020 और 2023 में आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मार्क कर लेना है। मैं आपको पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, फालतू बर्डन में आप पे नहीं डालना चाहता। जितना जितना आएगा उतना उतना ही करवाऊंगा। ट्रिक और टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखो, उनको फॉलो करो, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे भी हम रिवीजन तो बाद में करेंगे ही, है ना। चलो, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे मूड चेंज हो गया था? कौवे ने स्नो गिरा दी थी सर, कौवे ने स्नो गिरा दी थी, कहां से गिरा दी थी? हम लोग ट्री पे से। हमको इंग्लिश में लिखना है उसी चीज को। द पोएट मूड वॉज इनिशियली फीलिंग सैड, है ना, गिरने के पहले कैसा था? सैड था। और कैसा था? डिप्रेस था। और कैसा था? होपलेस था, ठीक है। डिप्रेस मतलब बहुत उदासी में एकदम, वो बहुत टेंशन नहीं होती है, जैसे
सपोज करो कि साइकिल मांगी आपने अपने वापस से और उन्होंने दिलाने से मना कर दिया, बोला कि 1 महीने बाद। तो आपने उस बात को इतना दिल पे ले लिया, दिमाग पे ले लिया कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए, एकदम निराश हो गए। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं? डिप्रेस बोलते हैं। लेकिन अपने को होना नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, डिप्रेस्ड एंड होपलेस। बट व्हेन द कोल्ड स्नो फेल ऑन हिम कौन है यहाँ पे? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हिज मूड इंस्टेंटली, अचानक से, है ना, एकदम से, चुटकी बजाते हुए कैसा हो गया? रिफ्रेश्ड, फीलिंग हिज हार्ट विथ जॉय एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कहाँ की फीलिंग चेंज हुई उसकी? हार्ट की फीलिंग चेंज हुई। कहाँ की फीलिंग चेंज हुई उसकी? हार्ट की फीलिंग चेंज हुई, है ना। हार्ट तो आपको पता ही होगा, हार्ट तो आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ की फीलिंग चेंज हुई? हार्ट की फीलिंग चेंज हुई। कैसी भर गई? सकारात्मक ऊर्जा से उसकी जो हार्ट की फीलिंग है वो पूरी भर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी भैया इंपॉर्टेंट है, 22 और 25 में आ चुका है। 22 और 25 में आ चुका है। 22, 23 और 24 में नहीं आया है, 25 में आया है। ठीक है, फिर 26 में नहीं आया था, हो सकता है 27 में आ जाए। इसको हम 3 स्टार देते हैं, इंपॉर्टेंट तो है। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन, कलर कौन सा लूं यार? तुमको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना, दिख रहा है ना कलर। चलिए, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ है सर, एक पॉइजनस पेड़ है, तो इसका आंसर कर देते हैं अपन। अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, जितना पूछा उतना बताना है, जितना पूछा उतना बताना है, साफ बात, सीधी बात। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree? पोएट ने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। जहां पे वो चल रहे होंगे वहां पे और भी तो पेड़ होंगे, है ना, और भी तो पेड़ होंगे। या अगर इमेजिनेशन भी उनकी है तो दूसरे पेड़ भी तो वो सोच सकते हैं कि यार ये डाल देता हूँ, हेमलॉक ट्री की जगह ये डाल देता हूँ, जब वो पोएम लिख रहे होंगे। लेकिन उन्होंने हेमलॉक ट्री ही क्यों डाला? उसके पीछे भी एक मोटिव है, और क्रो ही क्यों उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके पीछे भी एक मोटिव है। चलिए वो मोटिव देखते हैं हम लोग। द पोएट चूज इट टू शो दैट इवन डार्क एंड पॉइजनस थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। ठीक है, हैप्पीनेस इन जॉय। डार्क और पॉइजनस चीजें भी, है ना, डार्क और पॉइजनस चीजें भी हमें नेचर में क्या कर देती हैं? खुशी दे सकती हैं। ठीक है, खुशी दे सकती हैं। इस सर्कल को सोचो कि ये बहुत डार्क ब्लू से मैंने बनाया है ना, डार्क ब्लू से बनाया है, लेकिन इसमें छोटी सी दो स्नोबॉल्स, है ना, छोटी सी दो स्नोबॉल्स, और आपके चेहरे पे जो अभी स्माइल है उसकी एक छोटी सी लाइन देखो, है ना। छोटी छोटी चीजें कितना अच्छा बना जाती हैं। तो वैसे ही बता रहा है, कौन बता रहा है? हमारे बड़े भाई साहब बता रहे हैं। डार्क डार्क एंड पॉइजनस डार्क एंड पॉइजनस थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। ठीक है, इसीलिए उसने क्रो को और हेमलॉक ट्री को चुना, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या होते हैं? एक उदासी का प्रतीक होते हैं, या अभिशाप का प्रतीक होते हैं, या ऐसी मान्यता है कि क्रो, कौवा हमारे घर पे बैठ जाता है तो वो एक नेगेटिविटी लाता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है अपने साथ में। ठीक है, तो वही दोनों चीजों को वो लेकर बोल रहे हैं कि डार्क एंड पॉइजनस थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। ठीक है, भले ही वो कितना ही मनहूस क्यों ना हो, वो नेचर का ही पार्ट है, और वो नेचर आपको कभी ना कभी खुशी और खुशहालता दे सकता है। ठीक है, आ गया पूरा अच्छे से समझ में, है ना। इसके लिए एक लाइक और कमेंट कर देना कैसा लगा है हमारा स्माइली आपको। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से।
पढ़ लिया क्या? चलिए, वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट इन द पोएम? क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, है ना। ये दोनों चीजें पोयम के अंदर क्या चीज दर्शा रही हैं, क्या चीज दर्शा रही हैं? आपको पता है क्या दर्शा रही हैं? कर दें आंसर, है ना। इसको भी स्टार लगा लो, इसको भी स्टार लगा लो। 21 और 24 में आया हुआ है, देखो 21 में आया है, 22-23 में नहीं आया है, 24 में आया है, 25-26 में नहीं आया है, हो सकता है 27 में आ जाए। ठीक है, हो सकता है 27 में आ जाए, चांसेस हैं। चलिए, कौन सा कलर ले लूं आपके लिए? गुलाबी कलर ले लेता हूं, मेरे गुलाबी गुलाबी बच्चों के लिए। चलिए, बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सैडनेस, सॉरो, ग्लूम एंड बैड ओमेंस। समझ में आया? सैडनेस मतलब दुख, ठीक है, सैडनेस मतलब दुख, और सॉरो मतलब भी क्या होता है? दुख। ठीक है, सॉरो मतलब भी क्या होता है? दुख। ग्लूम मतलब क्या होता है? ग्लूम मतलब क्या होता है हमारे बच्चों? डार्कनेस, है ना, बहुत ही डार्कनेस। और बैड ओमेंस मतलब क्या होता है? बैड ओमेंस मतलब क्या होता है? बुरे संकेत। क्या होता है? बुरे संकेत। समझ में आया? क्या बोल रहा है? बोथ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं सैडनेस, सॉरो, ग्लूम एंड बैड ओमेंस। इन सारे वर्ड्स को याद अगर नहीं होते हैं तो आप उसका सिनोनिम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें तो लिख सकते हैं, सैडनेस, ठीक है, सोरो, ग्लूम, बैड ओमेंस, इजी से इजी वर्ड ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए, इसके आगे क्या है? दे आर यूजुअली कंसिडर्ड नेगेटिव सिंबल्स इन लिटरेचर एंड नेचर। ठीक है, कंसिडर्ड कैसे दर्शाए जाते हैं? नेगेटिव दर्शाए जाते हैं। कैसे दर्शाए जाते हैं? नेगेटिव दर्शाए जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ में ये लोग आते हैं, इसलिए इनको इसी सिंबल से ये प्रचलित हो गए, है ना, कि यार कौवा मेरे घर पे काऊ काऊ कर रहा है, मतलब वो फिर ठीक नहीं है। तो यही पूरा इसका आंसर है, और ऐसा ही आपको लिखना है। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट इन द पोएम, वो दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? सैडनेस, सॉरो, ग्लूम एंड बैड ओमेंस। दे आर यूजुअली कंसिडर्ड इन नेगेटिव सिंबल्स। ठीक है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें कभी कभी खुशी भी दे सकती है, यही हमसे पोएट कहना चाहते हैं, और यही इस पोएम का मोटिव भी है। ठीक है, इसी पोएम का मोटिव भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। चलिए, व्हाट इज द पोएम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द, कन्वे मतलब क्या हमें दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, ठीक है, हमें क्या बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, किससे? इस पोएम के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं? आंसर देख लेते हैं हम लोग, आंसर देख लेते हैं। द पोएट कन्वेज दैट इवन स्मॉल सिंपल मूवमेंट्स इन नेचर, ठीक है, स्मॉल सिंपल मूवमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग बिग पॉजिटिव चेंज। जो छोटी छोटी चीजें होती है नेचर के अंदर, छोटी छोटी चीजें, आप जैसे चुन्नू उन्नू जो है छोटे छोटे और बहुत खुशियां देते हैं, वैसे ही छोटी छोटी चीजें जो नेचर में होती हैं वो एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं। नेचर हैज द पावर टू हील आवर सैडनेस एंड सेव आवर डे फ्रॉम बीइंग रूइंड। ठीक है, नेचर के पास में पावर है, नेचर के पास में पूरी पावर है कि वो हमारे को हील कर सके, मतलब हम कुछ उदासी है या फिर कुछ हमें दिक्कत है तो वो उसको हम ठीक कर सके, हील कर सके, और हमारे दिन को या हमारे जीवन को वो खराब होने से बचा ले। अब यहाँ पे डे इसलिए लिखा है क्योंकि पोएम में डे की बात करी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डे लिखा है, लेकिन वो हमारे जीवन को भी बचाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारे जीवन को भी बचाती है।
ठीक है, चलें आगे चलें, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव एंड एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो चलिए, एक्सट्रैक्ट बेस पता है ना आपको क्या होता है? एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन पता है ना आपको क्या होता है? आपको ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना, आपकी जितनी भी पोएम्स हैं, कोई सा भी पोएम का कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, बट हम अभी डस्ट ऑफ स्नो कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको क्वेश्चंस बना के लाया हूँ। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 लाइन में कितना ही पूछ लेंगे, है ना, 4 लाइन में कितना ही पूछ लेंगे, 100% कवर मैं आपके इस चीज में करवा दूंगा। एक पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इससे ज्यादा इसके अलावा भी कुछ नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं तो पूछेंगे क्या? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसकी सारी समरी मैंने आपको कल बता दी थी। जो बच्चों ने वो वीडियो मिस कर दिया है जाके एक बार देख लीजिए, वो वीडियो आप जाके एक बार देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, आपने कमेंट में बताया नहीं, मतलब। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? कौन है, कौन है, कौन है? रॉबिन क्लेन। कौन है? रॉबिन क्लेन। अरे अरे अरे, गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गई है? तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं खुद भूल गया था यार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मैं खुद ही भूल गया था यार। अच्छा है, समझ में आ रहा है कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बर्ड इज मेंशन्ड इन स्टेंजा 1? ये क्या है? स्टेंजा है। अगर पोयम में 2-3 पैराग्राफ दे रखे हैं तो पोयम के लैंग्वेज में उसको एक पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। तो ये हमारी पोयम का क्या था? पहला स्टेंजा था, है ना, पहला स्टेंजा था। तो वैसे इसमें लिखा हुआ है विच बर्ड इज मेंशन्ड इन स्टेंजा 1। कौन सी बर्ड थी वो? कौन सी बर्ड थी वो? कौन सी बर्ड थी वो? प्यारी प्यारी सी, प्यारी प्यारी सी कौन सी बर्ड थी वो? कौवा। कौन सी थी? कौवा। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कहाँ पे बैठा है? कहाँ पे बैठा है कौवा? कहाँ पे बैठा है कौवा? कंधे पे? सर पे बैठा है क्या? नहीं। कहाँ पे बैठा है? हाउस पे? नहीं। मैंगो ट्री पे था? मैंगो ट्री था क्या वो? नहीं सर। एक दीवार पे बैठा है क्या? नहीं। कहाँ पे बैठा है? हेमलॉक ट्री पे बैठा है। कहाँ पे बैठा है? हेमलॉक ट्री पे बैठा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। यहाँ पे लिखा हुआ है हेमलॉक ट्री। कहाँ पे बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस पेड़ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द फेल ऑन द पोएट। व्हाट फेल ऑन द पोएट? क्या गिरा है उसके ऊपर? क्या गिरा है उसके ऊपर? क्या गिरा है उसके ऊपर? देवताओं ने अपने स्वर्ग से फूलों की वर्षा करी थी क्या पोएट पे? फूलों की वर्षा करी थी क्या? नहीं। किसकी वर्षा करी थी? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। क्या गिरी थी उसके ऊपर? एक बर्फ गिरी थी। क्या गिरी थी? स्नो के छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स गिरे थे। और किसने गिराए थे? क्रो ने गिराए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज अ हेमलॉक ट्री? कौन सा ट्री था भाई? कैसा ट्री था वो? किसका ट्री था वो? जो सैडनेस का प्रतीक था और जहरीला भी था। क्या था वो? जहरीला था। तो क्या है क्वेश्चन अपने पास में? ऑप्शंस क्या क्या है? अ फ्रूट, फल का ट्री तो नहीं था। स्वीट स्मेलिंग ट्री था। पॉइजनस ट्री था। नीम का पेड़ था क्या? नहीं। कैसा था? पॉइजनस था। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? पॉइजनस ट्री। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। What action did the crow perform? What action did the crow perform? चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग।
द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, क्या है एक्शन इसका? शूक डाउन। क्या है क्रो का एक्शन? शूक डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट शूक डाउन स्नो। ठीक है, उसका एक्शन यही है, वो अपने पंखों को हिला के उसके ऊपर बर्फ गिरा दी। किस पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे। सातवां क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन हेयर? डस्ट ऑफ स्नो वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? डस्ट ऑफ स्नो से आपको क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है आपको डस्ट ऑफ स्नो वर्ड से? डस्ट ऑफ स्नो वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? एक फाइन पार्टिकल्स होंगे स्नो के। ठीक है, डस्ट मतलब क्या होता है? धूल। धूल मतलब जो हमारे शहरों में होती है वैसी धूल नहीं, एक पार्टिकल, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स वाली जो धूल होती है, वैसी ही वो स्नो थी। बहुत कोमल और बहुत फीलिंग फीलिंग में बहुत अच्छी थी, है ना, ठंडी ठंडी जो थी। तो क्या लिखा है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? हु इज रिफर्ड टू एज मी इन द सेकेंड लाइन? क्या बोल रहा है? जो हमारे स्टेंजा 1 में मी वर्ड लिखा हुआ है, मी वर्ड लिखा हुआ है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पोस्ट मास्टर को रिप्रेजेंट करता है क्या? वो जो फेटू फेटू से पोस्ट मास्टर थे उनको रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं। क्रो को भी नहीं करता है ना, पार्सर बाय को भी नहीं करता है, और किसको करता है? द पोएट को करता है ना। अपनी पोएट अपनी बात कर रहा है ना, तो मी का मतलब कौन होगा? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट सीजन इज सजेस्टेड इन स्टेंजा 1? व्हाट सीजन इज सजेस्टेड इन स्टेंजा 1? कौन सा सीजन है स्टेंजा 1 में? कौन सा सीजन है? समर है क्या? धूप निकल रही है क्या? धूप निकल रही है क्या? नहीं सर। बारिश हो रही है क्या? या पत्ते फूल खिल रहे हैं क्या? ऑटम है क्या? नहीं। कैसा है? बर्फीला है। कैसा है? बर्फीला है। तो इसका आंसर क्या होगा? विंटर। विंटर मतलब, विंटर मतलब बर्फ का जो मौसम होता है वो। चलिए 10th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 1? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो, एक एक स्टार लगा लो इस पे। अब आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ने के बाद में कैसे पता चलेगा सर? बता रहा हूं, रुको तो सही। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 1? ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी सी बी। क्या हो सकता है? चलिए हम एक बार और स्टेंजा को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और राइम मतलब क्या होता है? एक रिदम, जिस रिदम में चलते हैं। जैसे गाने हमारे रिदम में चलते हैं, है ना, सारे गा, ऐसी जो रिदम होती है उसको हम लोग रिदम बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। एक राइम है इसमें, पोयम में हमेशा राइम होती है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। है ना, एक राइम लग रहा है ना, मैं चारों लाइन को पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा राइम तो लग रहा है सर। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्रो जैसा कौन सा वर्ड दिख रहा है अपने को? क्रो जैसा कौन सा वर्ड दिख रहा है? स्नो दिख रहा है सर, स्नो दिख रहा है। क्रो स्नो, है ना, सेम सेम है ना, हल्का हल्का। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया। अब शूक डाउन ऑन मी, और मी जैसा कौन सा वर्ड दिख रहा है इसमें? मी। मी जैसा क्या दिख रहा है? मी मी। मी जैसा क्या दिख रहा है इसमें? मी जैसा कुछ तो दिख रहा है सर। मी जैसा कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है मी जैसा? मी ट्री, मी ट्री, है ना। दोनों मैच मैच कर रहे हैं ना दोनों। तो ये क्या हो गया? मी और ट्री। तो इसको हमने क्या बोला?
क्या बोला? बी बोला। क्या बोला? बी बोला। तो क्या बन रहा है यहां पर? अब क्या बन रहा है यहां पर? देखते हैं क्या बन रहा है यहां पर। ये बन रहा है ए, बी, ए और बी। आंसर आ गया आपके सामने। आंसर आ गया। कहां पर है? कहां पर है? ए बी ए बी। क्या है इसकी राइम स्कीम स्टैंजा वन की? क्या है? ए बी ए बी। समझ में आया? बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का वेटेज लेकर आएगा आपकी एग्जाम में। स्टैंजा 2 पे आ जाते हैं हम लोग। अब किस पे आ जाते हैं? स्टैंजा 2 पे। What gave the poet's heart a change of mood? है ना? पोएट का जो हार्ट है उसको किस चीज ने चेंज किया है? किस चीज ने चेंज किया है? किस चीज ने चेंज किया है? पढ़ते हैं। द अ हॉट ड्रिंक मीटिंग अ फ्रेंड, द क्रोज सॉन्ग, द फेल ऑफ स्नो ऑन हिम। सभी को पता है किसने किया है? स्नो ने किया है उसका मूड चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। हाउ डिड द पोएट्स मूड चेंज आफ्टर द इवेंट? इवेंट मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। जिसका कार्यक्रम हुआ वहां पर, कौन सा कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम मतलब बड़े वाले कार्यक्रम भी होते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों को ही इवेंट बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, इवेंट मतलब कि एक कोई घटना भी हो सकती है, कि कोई इवेंट हो गया किसी के साथ में यार, या घटना या दुर्घटना या जैसे भी, है ना, उसको इवेंट बोलते हैं। हाउ डिड द पोएट्स मूड चेंज आफ्टर द इवेंट? उस घटना के बाद, कौन सी घटना? जो कि आपको पता है कौन सी घटना। उस घटना के बाद में पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? ठीक है, क्या चेंज हुआ था सभी को पता है। इट चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इट चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इट बिकेम वर्स। इट रिमेन्ड एंग्री। ही फेल्ट स्लीपी। क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो दुखी था, उसके बाद में उसका मूड खुश हो गया था एकदम। ठीक है ना, और उसका दिन जो था वो रूइन होने से बच गया था। क्या ऑप्शन है इसका? ए इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए। चलिए 13 क्वेश्चन हमारे पास में है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? व्हाट वाज सेव्ड फॉर अ पोएट? किस चीज को बचा लिया पोएट ने? किस चीज को बचा लिया पोएट ने? किस चीज को बचा लिया है पोएट ने? जल्दी से बता दो, पता है आपको। किस चीज को बचा लिया? सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी, सम पार्ट ऑफ इस डे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, व्हाट डज द वर्ड रूड मीन इन द पोएम? ठीक है, समझ में आ गया। वो जो वर्ड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या मतलब है। रूड मतलब क्या होता है? खराब हो जाना या बर्बाद हो जाना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बर्बाद हो जाना या खराब हो जाना। इसका मतलब वर्क हार्ड होता है क्या? नहीं सर। एंजॉय होता है क्या? खुशी होता है क्या? नहीं सर। सेलिब्रेटेड होता है क्या? खुशियां मनाना होता है क्या? नहीं सर। क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट और रूइन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाउ वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर द स्नो फेल? हाउ वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर द स्नो फेल? बर्फ जब गिरी पोएट के ऊपर तो वो क्या फील कर रहा है? क्या फील कर रहा है? क्या फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो मूड चेंज हुआ है वो काय से चेंज हुआ है? दिन खराब होने से बच गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मूड कैसा था?
सैड था, उसका मूड कैसा था, सैड था, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द पोएट एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ मूड। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, विच पार्ट ऑफ द पोएट एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ मूड। उसके शरीर के कौन से अंग को ऐसा लगा कि मेरा मूड चेंज हो गया है। मूड मतलब आपका जो अभी करंट का स्वभाव है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। आंखों को लगा था क्या, नहीं सर। माइंड को लगा था क्या, नहीं सर। हैंड्स, किसको लगा था, यहाँ पे लिखा है क्लियरली मेंशन्ड है, किसको लगा था, हार्ट को लगा था। किसको लगा था, हार्ट को लगा था। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हार्ट मैंने मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए बनाया है, चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए बनाया है ना। ऐसे ही हार्ट मुझे कमेंट में भी चाहिए आपका। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड द पोएट मैनेज टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डे। व्हाट डिड द पोएट मैनेज टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डे। जो पोएट है हमारे, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने अपना दिन कैसे बचाया, कैसे बचाया। इसका क्या आंसर होगा, सेव्ड इट फ्रॉम बीइंग रूइंड, है ना। बर्बाद होने से बचाया था उन्होंने दिन। कैसे बचाया था, बर्बाद होने से बचाया था। चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली रिप्रेजेंट। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली रिप्रेजेंट। ये दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पता है आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जॉय और हैप्पीनेस को। नहीं, जॉय और हैप्पीनेस को थोड़ी करती हैं। वेल्थ एंड सक्सेस, नहीं। किसको करती हैं, सौरों और नेगेटिविटी या फिर ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ को, किसको करती हैं, किसको करती हैं, किसको करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, किसको दर्शाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को। क्या चीजें, क्रो और हेमलॉक ट्री। चलिए 19 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ स्टैंजा 2। जो इसका मेन मैसेज है स्टैंजा 2 का, वो क्या है, क्या है, क्या है इसका मेन मैसेज क्या है इसका मैसेज। एक बार स्टैंजा पढ़ लेते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल मूवमेंट्स हैं, जो हमारी लाइफ के सिंपल सिंपल चीजें हैं, जो सिंपल मूवमेंट्स हैं, उनको ड्रास्टिकली चेंज कौन कर सकता है, या उसको बढ़ा कौन सकता है, ऊपर कौन उठा सकता है, नेचर उठा सकती है, क्योंकि उसके पास में वो पावर है। इसका आंसर क्या होगा, सी। सिंपल मूवमेंट्स इन नेचर कैन अपलिफ्ट आवर मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या है इसकी, इन 4 लाइन की राइम स्कीम क्या है, चारों लाइन की राइम स्कीम क्या है। क्या दिख रही है आपको राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या दिख रही है। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसा करके दिखाओ, एक बार करके देखो क्या जम रहा है क्या वैसा। हर बार वैसे नहीं जमेगा, लेकिन जम भी सकता है। चलिए क्या देखते हैं इसमें, हार्ट और पार्ट जम रहा है। हाँ सर जम तो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ सर जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन क्या है, सी और डी दे रखे हैं, ए बी नहीं दे रखा है। तो हम इसको क्या लेते हैं, सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। हार्ट और पार्ट, हार्ट और पार्ट, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, है ना, मैच कर रहे हैं ना।
ठीक है सर, ये ले लेते हैं, जैसा आप बोले सर। और कौन सा, मूड और रूड, मूड रूड है ना, सेम हो रहा है ना, मैच हो रहा है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ठीक है, इसको डी ले लेते हैं अपन। अब क्या हो गया आंसर इसका, अब क्या आंसर हो गया इसका, अब क्या आंसर हो गया इसका, ये हो गया है सी, डी, सी और ये डी। इसका क्या आंसर बन गया है, डी सी सी डी, सी डी सी डी, सी डी सी डी। क्या हो गया इसका आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। राइम स्कीम समझ में आई आपको, राइम स्कीम समझ में आई क्या आपको, जल्दी से बता दो, राइम स्कीम समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपको जो पीडीएफ मिलने वाली है वो टेलीग्राम पे मिलने वाली है, टेलीग्राम पे मिलने वाली है, ये तीनों हमारे पेजेस हैं। आपको सेम एज इट इज पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी आपकी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जो चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आएंगी इस प्रकार की। ये सारे हमारे हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिए। और ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या है हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, हमारी पोयम की जो लाइन्स थी, 8 लाइन्स थी, उनको हमने बहुत अच्छे से समझा, सारी चीजें करी, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। कल हम हमारा नया पोयम जो है आइज एंड फायर, फायर एंड आइस, वो करेंगे, फायर एंड आइस करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।